नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाए हैं दीवानगी की हद तक का एपिसोड 14। इससे पहले हमने 13 अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप लोग जा कर के हमारे चैनल में देख सकते हैं। 13 में राहत के साथ वंश मॉल में क्या करता है और आरिज उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, कैसे दोनों मॉल में लोगों से खुद को फेस करते हैं। उसके बाद राहत के साथ वंश क्या करता है, इस सारी चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे एपिसोड 13 में जा कर के देख सकते हैं। आज हम एपिसोड 14 आपको सुनाएंगे। एपिसोड 14 में क्या होता है, जैसे ही वह रूम के दरवाजे पर आती है तो वह दरवाज़ा खुला मिलता है और ज़्यादा ध्यान ना देकर अंदर जैसे ही जाकर लाइट ऑन करती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। राहत के हाथों में पकड़ा हुआ उसका बैग ज़मीन पर गिर जाता है। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राहत के इस सवाल से बेड पर बैठा वंश अपनी ठंडी आंखों से राहत को देखकर कैंडी व्हाट टाइम व्हाट राहत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वंश उससे वक्त क्यों पूछ रहा है। टाइमिंग कैंडी, वंश अपनी ठंडी आवाज़ में राहत की नीली आंखों में हद से ज़्यादा ठंड बंद करते हुए देखता है। 11 PM कहते ही राहत अपनी नज़र नीचे झुका लेती है क्योंकि वंश ऐसे देखने से राहत को बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसे एक बेचैनी होने लगी थी। वह अपनी नज़रों से उसको देख नहीं पा रही थी। ओह माय कैंडी, लगता है तुम्हें फ्रीडम दे दिया, इसका मतलब तुम ज़्यादा ही हवाओं में उड़ने लगी। व्हाट्स नॉट फेयर मैम, कहते हुए वंश अपनी गर्दन को टेढ़ी करके राहत की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे राहत के कदम पीछे के होने लगते हैं। वह अपने लड़खड़ाती आवाज़ में तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले? मैं जैसी हूँ वैसी जी सकती हूँ, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ओह कैंडी, यू आर सच इनोसेंट। शायद तुम भूल गई हो हमारे बीच क्या हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें एक शर्त रखी थी और तुमने मान भी ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग यू आर ऑल माइन। द हेयर, द लिप्स, द सोल, द बॉडी, इट इज़ ऑल माइन, सो आई डोंट लाइक। अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि तुम्हें इस बॉडी पर तुमसे ज़्यादा मेरा हक है। माय कैंडी, कहते हुए वंश राहत के बेहद नज़दीक चला जाता है। हैरानी से उसकी तरफ राहत वंश की बातों से डर जाती है, जहाँ पर उसे साफ साफ अपने लिए जुनून, पागलपन और हद से ज़्यादा गुजर जाने वाली जिद साफ साफ देख रही थी। उसकी बात को और उसकी आंखों में पहली बार राहत की दिल की धड़कन ऐसे बढ़ रही थी कि राहत को लग रहा था कि अब वह मरने वाली है। उसके पैर कांपने लगते हैं। वह सोचने भी नहीं सकती थी कि उसके सामने वाला शख्स किस हद तक पागल है उसके लिए। अब राहत समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ही क्यों, आखिर वो उस पागल की कैद में आ गई। क्या भगवान उसके साथ कोई खेल खेला है? तुम वह भूल जाओ, सिर्फ एक अजीब ही शर्त थी जिससे कोई मायने नहीं है, और वैसे भी हमें सिर्फ गलती की ही थी। इसका मतलब यह नहीं है कि वो गलती की वजह पूरी ज़िंदगी हम लोग ऐसे ही उसके हिसाब से चलते रहेंगे। वैसे भी मेरी ज़िंदगी बहुत अलग है तुमसे, और मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, ना कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनना है। कहते कहते वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती क्योंकि वह साफ साफ उसके गर्दन पर वंश के हैवी ब्रेथ फील कर रही थी, जिससे उसे बहुत भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वंश की स्ट्रॉन्ग फ्रेशनेस को स्मेल कर रही थी। राहत को एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है। उसने अभी तक अपनी गर्दन को टेढ़ी करके वंश को देखा था। यूं कहे उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी आंखें वंश की तरफ ले जाए। कैंडी, सुना है तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में काम करते हैं और तुम्हारी मॉम हाउस वाइफ है। तो सोचो, अगर तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल में कुछ हो जाए और उनकी जान चली जाए, या तुम्हारे घर में कुछ हो जाए, तुम्हारी मॉम
कहते हुए वंश मुस्कुराकर राहत के गर्दन से अपने चेहरे को पीछे ले जाता है। वो सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पैर डाले बड़े आराम के साथ एक कॉफी स्माइल लिए राहत को देखता है। वही वंश की बात सुनकर राहत पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाती है। वह हकला कर तुम मेरी फैमिली के बारे में कैसे जानते हो, और तुम आखिर उनके साथ क्या करने वाले हो? मिस्टर वंश, डोंट यू डेयर, अदरवाइज वी किल यू, डोंट टच माई फैमिली बिकॉज दैट इज़ माई लाइफ। कहते हुए वह गुस्से में वंश को देखने लगती है, क्योंकि वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने मम्मी डैडी के ऊपर कोई भी बात आए तो बिल्कुल भी नहीं सह सकती थी। वही वंश इसी का ही फ़ायदा उठा रहा था। वह राहत की आंखों में गुस्सा देख रहा था। उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। राहत की नीली आंखें उसे हमेशा ही उसे अलग सा एहसास देती थी, जो बिल्कुल भी प्यारा तो नहीं था। उन आंखों में उसे अपनी डर कम गुस्सा ज़्यादा दिखता है। राहत चाहे उसके सामने डरी हुई खड़ी हो, पर उसकी नीली आंखों में कभी उसे डर नहीं देखा। जब भी नीली आंखें देखता, तब उस डर के पीछे उसे गुस्सा नजर आ जाता, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। हर किसी की आंखों में खुद के लिए डर और मौत की भीख मांगना देखना पसंद था। वह राहत की बात के लिए कुछ अलग थी। ओह, आई एम स्कैर्ड स्कैर्ड स्कैर्ड, कहते कहते वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे रूम में क्रेपी साउंड कर रही थी, जो किसी को भी रूह कांप जाए, जिस्म अलग कर दे। और यही हाल हमारी राहत का भी था। डर तो लग रहा था, पर उससे ज़्यादा उससे नफरत और गुस्सा भी आ रहा था वंश पर। राहत सामने वंश को देखती है, जिसके चेहरे पर पागलपन और खुद के लिए जुनूनियत साफ दिख रही है, जिससे देखकर राहत एक गहरी सांस लेकर, आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है जो तुम यह सब कर रहे हो? ऊपर से हम दोनों के बीच कोई रिश्ता भी नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसे आ रहे हो जैसे कोई बुलेटिन ट्रेन बिना स्टॉप किए मेरी ज़िंदगी में घुस जा रही है, जिससे ना ही कोई स्टेयरिंग है ना ही कुछ। कैंडी, एक ही सवाल पूछ पूछ कर थक नहीं जाती हो? अभी कितनी बार कहूँ मैं तुम्हारा कौन हूँ? लगता हूँ तुम्हें यह प्रूफ करना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। कहते हुए वह अपने मोबाइल को ऑन करते मुस्कुराते हुए राहत के सामने कर देता है। राहत को पहले तो कुछ समझ नहीं आता है, पर वंश अपने उसे हाथों से मोबाइल लेने का इशारा कर देता है। तुरंत उसका मोबाइल अपने कांपते हुए हाथों से लेती है। जब वह मोबाइल स्क्रीन को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह अपने थर 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 आते ओंठों के साथ, अप्पा के साथ तुम क्या कर रहे हो? देखो, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं सच में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वंश राहत के हाथ को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठाकर उस मोबाइल को उसके हाथों से लेकर सोफे पे फेंक कर उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे उसे पूछते हुए, डोंट वरी कैंडी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तुम्हारे अब्बा कौन इस बेरहम दुनिया में इतनी जल्दी आज़ाद कर दूँ। उन्हें मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम मेरी बात गुड कैंडी की तरह मानती रहोगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी बात न माने। कहते कहते वंश राहत के बालों को अपनी अंगुलियों से गोल गोल घुमाने लगता है। वही राहत अपनी आंखें बंद किए एक गहरी सांस लेती, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा था कि रघुवीर किसी के साथ बात कर रहा था हॉस्पिटल में, और उसके सामने एक शख्स बैठा है जो अपने हाथों में पिस्तौल लिए रघुवीर की तरफ पॉइंट किए हुआ था। जहाँ पर वो उस शख्स का चेहरा नहीं दिखा, पर उसे पूरे काले कपड़े दिख रहे थे, और सामने रघुवीर जो एक साइड खड़ा होकर कोई उसका वीडियो निकाल रहा था, जिसे देखकर राहत के तो होश उड़ चुके थे। वही वंश अपनी ठंडी आवाज़ में, कैंडी तुम कितनी बुरी हो, खुद तो डिनर करके आ गई, पर मेरा क्या? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया। जाओ मेरे लिए कुछ खाना बनाओ, तब तक मैं खुद को फ्रेश करके आता हूँ, बहुत थक चुका हूँ ना। कहते हुए वंश राहत के बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा कर वहाँ से उठकर सोफे पर बैठ जाता है, खुद के वॉशरूम में चला जाता है। वही वंश के जाने के बाद राहत अपने कांपते हुए हाथों को देखते हुए, जिस पर हाथों की मुट्ठियां बनकर एक गहरी सांस लेते, फक इट, आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ?
आखिर यह साइको मेरे पीछे इतना पागल क्यों है? चाहिए क्या उससे? आखिर में सब कर भी कैसे कर सकता है? उसकी हिम्मत भी कैसे हो सकती है मेरे साथ यह सब करने की? पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो अजीब है। पर क्या? भगवान जी, आपको अपनी राहत से प्यार नहीं है क्या, जो इस साइको को अपनी राहत की कुंडली में डाल दिया? आप बहुत बुरे हैं, कहते हुए छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए किचन की ओर चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह खाना नहीं बनाएगी तो हो ना हो वंश उसे अपना खाना जरूर बनाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि वह उसके लिए कुछ पका दे। वही वंश जब आप रूम से बाहर जाता है तो पहले मोबाइल को वाइब्रेट होते हुए देखता है, एक गहरी सांस लेकर वैसे ही अपने कैमरे का टॉवेल बॉथ में अपने हाथों में मोबाइल और दूसरे हाथों में सिगरेट के लिए बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में आकर वो सिगरेट को अपने ओंठों के बीच में रखकर जलाते हुए कॉल को अटेंड करता है। सामने से भासमा अपनी शांत आवाज में, बॉस काम हो चुका है। महेश्वरी विला के सामने तेजपाल को उसका गिफ्ट मिल चुका है। बस सिगरेट के धुएं को बाहर निकालते हुए अपनी ठंडी आवाज में, जो कदम मेरी कैंडी को दर्द देने के लिए उठे उनके साथ क्या करना है यह तुम्हें अच्छे से पता है। बंस की ठंडी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो भस्मा भी डर से कांप जाता है। वह गहरी सांस लेकर अपनी शांत आवाज़ में, बॉस मीडिया में बात तो फैल चुकी है, पर इससे संयम महेश्वरी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसके लिए कुछ करना है। बस अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी को भी समझना चाहिए कि अगर बाप गलत हो और बाप की गलती खुद के पीछे छुपा रहा है तो इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना। वैसे भी उसने अगर कुछ अच्छे काम कर लिए तो इतनी जल्दी दुनिया से चला नहीं जाएगा। कहते हुए वंश कॉल कट कर देता है और राहत के कबर्ड की ओर चला जाता है। वह राहत के कबर्ड को दूसरी साइड का बना हुआ था, जो लॉक था, जिसे राहत ने अब तक खोला नहीं था। उसे वंश अपने एक से चाकी से खोल देता है। जैसे कि कबर्ड बोलता है तो वह उसके कपड़े नजर आते हैं, जैसे ही वहाँ से पहले से ही रखे हुए थे। वंश को पता है कि उसे क्या पसंद है। वो उसे सेट को निकाल कर पहन लेता है, फिर एक गहरी सांस लेकर उसके बाहर निकल आता है। जब बाहर आता है तो उसे खाना जलने की स्मेल आने लगती है, जिसे स्मेल करके वह गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाकर अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डाले किचन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर हालात पूरी तरह से खराब हो चुके थे। एक तो वह लेट आई थी, ऊपर से वह बहुत थकी हुई थी, और खाना बनाना जो उसे आता ही नहीं था। राहत जब यह देखती है कि खाना जल रहा है तो वह गैस बंद करके जैसे ही अपना हाथ पीछे लेने वाली थी, उसका हाथ कुकर के ढक्कन पर लग जाता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे उसके मुंह से दर्द भरी चीखें निकल जाती हैं। तभी वह महसूस करती है कि कोई उसके हाथों को पकड़ रहा है। वह अपनी नज़र ऊपर की ओर देखती है, जहाँ पर वंश उसके हाथों को देखकर जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचकर बिना देर किए सोफे पर बैठाकर खुद रूम की तरफ चला जाता है, और यहाँ राहत दर्द से चीखने लगती है। तभी वह देखती है कि वंश रूम से बाहर आ रहा है। उसके हाथों में इस तरह कूल के ट्यूब थी, जिसे देखकर हाथ को एक पल के लिए हैरानी हो जाती है। तभी वंश उस कोलगेट ट्यूब का ढक्कन खोलकर उसे राहत के हाथों पर अप्लाई करने लगता है, जिससे राहत के मुंह से दर्द भरी आह निकलती है, पर उसे थोड़ा सा ठंडापन महसूस होता है। अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन भरी दर्द भरी आवाज़ में, ओह ओह बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ धीरे से, बहुत दर्द हो रहा है। राहत की दर्द भरी आवाज़ सुनकर वंश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ राहत के हाथों पर ट्यूब अप्लाई करते करते बीच में अपने ओठों से ठंडी फूंक मारने की कोशिश करता है, जिससे राहत को थोड़ी सी राहत मिलती है। वह अपनी हैरानी भरी आंखों से वंश को देखने लगती है, जो उसके हाथों को प्यार से सहला रहा था, जिससे उसे और भी हैरानी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच में वही शख्स है जो कुछ देर पहले उसे धमकी दे रहा था। साथ ही साथ उसकी आंखों में उसे अपने लिए पागलपन नजर आ रहा था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने पहला बैठा व्यक्ति क्या है। राहत दर्द भरे चेहरे के साथ वंश को देखते हुए अपने मन में आखिर हो क्या रहा है। क्या तुम साइको हो? आखिर क्यों हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम सच में ऐसे हो या कुछ और। जब तुम्हारी बॉडी से वह निशान याद करती हूँ तो दर्द महसूस हो जाता है, पर तुम्हारी बातें और तुम्हारा पागलपन देखती हूँ तो नफरत होने लगती है। पर तुम्हारा ऐसा केयर करना, इसका यह मतलब है कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। आखिर तुम एक पहेली बनती जा रही हो मेरे लिए। राहत अपने मन में यही सोच रही थी कि तभी उसके कानों में वंश की आवाज़ सुनाई दी। मैं वह पहेली हूँ जिसे सुलझाना तुम्हारे बस की बात नहीं है कैंडी। मुझे सुलझाने के लिए तुम्हें खुद पहले दर्द में जाना पड़ेगा, और मैं तुम्हें दर्द में बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि मुझ पर ध्यान देने की से अच्छा है तुम यह सोचो कि मुझे एक्सेप्ट कैसे करोगी। आखिर पूरी ज़िंदगी हम दोनों एक साथ ही रहना है। कहते हुए वह राहत के चेहरे की तरफ देखने लगता है, जिसके चेहरे पर उसे दर्द साफ साफ दिख रहा है। उसे देखकर कुछ सोचते हुए उसके नज़दीक जाकर उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख देता है, जिससे राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करती है। पर वह खुद से दूर नहीं करती है, वह बस अपने एक हाथ की मुट्ठी बना लेती है, और वह ना तो उससे अपने से दूर कर रही थी और ना ही अपने साथ ले रही थी। और एक बात वंश बखूबी नोटिस कर रहा था। वंश राहत के सॉफ्ट और डेलिकेट लिप्स को हल्का हल्का अपने ओंठों से सहला रहा था। जब राहत अपना मुंह नहीं खोलती है तब वंश राहत के सीने पर अपना हाथ रख देता है, जिससे न चाहते हुए राहत को मुंह खोलना पड़ता है। राहत के मुंह खोलने पर वंश बिना देर किए उसके मुंह के अंदर अपनी टंग ले जाता है और राहत के मुंह में वैनिला आइसक्रीम की तरह टेस्ट आने लगती है। करीब 10 सेकेंड के बाद राहत वंश को छोड़ देता है, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। वह जैसे ही छोड़ता है जो राहत उसके सीने पर अपना सर रख कर गहरी गहरी सांसें लेते हुए, आखिर तुम ऐसी क्या कर रहे हो? तुम मुझे इससे चाहते हो क्या हो? बताओ तो। आखिर में ही क्यों ऐसा क्यों करते हो? योर ब्लू आइज कैंडी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था आई हैड ब्लू आइज। कहते हुए वंश एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और राहत को सोफे पर बैठा कर खुद किचन की ओर चला जाता है। वही वंश एक प्रोफेशनली चीफ की तरह किचन में खाना बनाने लगता है। वो गौर से वंश को देख नहीं रही थी, जो हर एक चीज़ को बारीकी से कर रहा था। वह खाना ऐसे बना रहा था जैसे उसे बहुत एक्सपीरियंस हो। या देखकर वह हैरान हो जाती है। जो चीज़ उसे नहीं आती है वह चीज़ वंश आराम के साथ कर रहा है। राहत अपने हाथ को देखती है जहाँ पर वंश ने कॉलगेट टूथ को अच्छी तरह से अप्लाई किया था। वह कुछ सोचकर वंश की तरफ बढ़ जाती है। राहत किचन में आकर एक जगह खड़ी हो जाती है और गौर से वंश को देखने लगती है। उसके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं जो वह पूछने न चाहती है। वंश बिना राहत की तरफ देखे सब्जियों को काटते और डोंट वरी कैंडी, योर पेरेंट्स और सेफ। वंश की इस बात पर राहत जल्दी से आई नो, तुमने कुछ नहीं करोगे, तुम इतने भी पागल नहीं हो। वंश खुद के लिए पागल सुनकर अपनी आंखें छोटी करके, तो फिर तुम्हारे चेहरे पे मुझे सवाल क्यों नजर आ रहे हैं? वंश की बात पर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुमने तो मुझे देखा भी नहीं था, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है? वंश मुस्कुराते हुए, मेरी आंखें हमेशा ही तुम पर रहती हैं कैंडी। वंश की बात पर राहत एक गहरी सांस लेकर, फाइन, वैसे मुझे तुम्हें कुछ पूछना था। टेल मी। कहते हुए वो कुकर को गैस पर रख देता है। राहत एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके, तुम्हारी बॉडी पर जो निशान है वह किस चीज़ के हैं? मतलब इतने सारे, क्या कुछ हुआ था तुम्हारे साथ पास्ट में? वंश जो एक कॉटन के कपड़े से अपने हाथ पोंछ रहा था, वह जैसे ही राहत का सवाल सुनता है उसकी तरफ देखने लगता है।
उस समय हाथ रुक चुके थे, उन हाथों की मुट्ठियाँ बन चुकी थी। वह ठंडी आंखों से राहत को देखते हुए जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वंश अपनी ठंडी आंखों से राहत की तरफ बढ़ते हुए उसकी गर्दन पर अपना सर रखकर उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, क्या बात है कैंडी, एक तो तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ और दूसरी तरफ मेरा पास जानने के लिए तुम बहुत एक्साइटेड हो। कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो? डू यू लाइक मी? वंश इस बात पर आहार कर अपनी आंखें छोटी करके, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करूँगी। मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ये वह निशान बहुत ही अजीब है। तुम मुझे थोड़ी ही क्यूरियोसिटी के लिए निशान बता सकते हो? मैं 5 साल तक जेल में रहा, वो भी अपनी स्टेप मदर के मर्डर केस में। कहते हुए वंश राहत की नीली आंखों में देखने लगता है, जहाँ पर उसे हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। राहत हैरानी से अपनी लड़खड़ाहट की आवाज़ में, क्या 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 कहा तुमने? तुम्हारी माँ के मर्डर के केस में? पर कैसे? क्या सच में तुम अपनी माता का मर्डर कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वंश राहत की आंखों को देखते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके, यस इट इज़ रियली कैंडी, मैं पूरी 5 साल जेल में रहा हूँ। तो तुम ही सोचो कि मुझे कैसे निशान मिलने चाहिए जहाँ पर उसके बाद भी मैं उस जेल को छूटा तो मेरी फैमिली में किसी ने भी मुझे पलट कर नहीं देखा और ना ही मैंने कभी उस पर ध्यान दिया। वंश की बात सुनकर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, यह कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। तुम्हारे माँ की जान बिल्कुल नहीं ले सकते। राहत के मासूम भरी बात सुनकर वंश जोर जोर से हंसते हुए, शायद मैं जहाँ तुम्हें पहली शख्स हो जो मुझ पर भरोसा कर रही हो। नहीं तो हर किसी को पता कि वंश माहेश्वरी जिससे 5 साल मर्डर का केस था वह मर चुका है, अब जो इस दुनिया में रहता ही नहीं है, अब सिर्फ इस दुनिया में नहीं रहता है। कहते हुए उसके बालों को सहलाते हुए गैस बंद कर वह सारे खाने को डाइनिंग टेबल की ओर ले जाने लगता है। वही राहत सिर्फ एक स्टेचू की तरह एक ही जगह पर फ्रीजी हो चुकी थी। वंश की बातें तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर वंश ने अपने पास्ट में कैसे दर्द सहा होगा, किन किन सिचुएशन से वह गुजरा होगा जो वह ऐसा बन गया, उसके लिए घर वालों को भी छोड़ दिया, उसकी फैमिली में उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया, उसकी माँ इस दुनिया से चली गई और माँ की मौत की जिम्मेदार वंश को ठहराया गया। कितने साल का होगा? यह सभी सोच सोच कर राहत परेशान हो रही थी। राहत को कहाँ सच्चाई पता थी। राहत कुछ सोचकर वंश के पीछे पीछे चली जाती है जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। राहत चुपचाप एक चेयर पर आकर बैठ जाती है। वही वंश राहत के साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। वह बिना कुछ बोले खाना खाने लगता है। उससे एक वाइल राहत के सामने किया। उसने स्नैक बनाए थे जो राहत के सामने रख दिए। राहत ने उसे देखा। राहत को अजीब लग रहा था। वही वंश खाते हुए राहत को देखने लगता है जो किसी गहरी सोच में दिख रही थी। यह देखकर वंश अपनी आंखें छोटी कर लेता है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था राहत पर, क्योंकि वह उसके सामने होते हुए भी किसी और ख्यालों में खोई हुई थी। वह कहाँ उसे बर्दाश्त होने वाला था। वह जोर से टेबल पर हाथ मार देता है जिससे राहत अपने सेंस में आ जाती है और हड़बड़ाकर वंश की तरफ देखने लगती है। जैसे ही वो वंश की ठंडी आंखें देखती है तो एक पल के लिए तो उसी सांस रुक जाती है। वह अपनी नीली नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। राहत जैसे जैसे अपने गले से आवाज़ निकाल कर, क्या क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यस, अटेंशन, वो भी तुम्हारा कैंडी जो तुम मुझे नहीं दे पा रही हो और कहीं और चली जा रही हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्या सोच रही हो मेरी कैंडी? मेरे होने के बावजूद भी मुझे इग्नोर कर रही है। टेल मी। कहते हुए वंश राहत का हाथ पकड़ लेता है जिससे राहत का हाथ अपने हाथ में लगता है और वह थर थर काँपने लगती है। होंठों के साथ वो कल फ्रेशर पार्टी के बारे में सोच रहे थे, इसी की वजह से मेरा ध्यान ही नहीं था, ऐसा बोलती है।
फ्रेशर पार्टी तो कल मेरी कैंडी मेरे साथ मेरी पार्टनर बनकर जाएगी। तो उसके लिए मुझे तो शॉपिंग करनी पड़ेगी। अभी तक तो मैंने कुछ खरीदा नहीं है जिससे मैं अपनी कैंडी के साथ परफेक्ट दिखूं। आखिर मेरी कैंडी इतनी खूबसूरत जो है। कहते हुए पूरा हाथ कस के पकड़ लेता है, उसकी आंखों में देखने लगता है। वही वंश की बात सुनकर राहत चेहरा पीला पड़ जाता है। राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने मन में क्या कहा, इस साइको ने मेरा पार्टनर बनेगा? पागल हो गई क्या? मैं पहले ही कॉलेज की लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। अगर वह पागल लड़कियों के पीछे पड़ गई तो नहीं नहीं नहीं, राहत मुझे 3 साल इस कॉलेज में निकालने हैं और ऊपर से साइको तो मुझे एक ही दिन में इस कॉलेज से बाहर निकालने के बारे में सोच रहा है। क्या करूं, क्या करूं? राहत यह सोच रही थी, कुछ भी करके मैं इसे साइको के साथ तो पार्टनर बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। मेरे इतने भी अच्छे दिन नहीं हैं कि मैं कॉलेज का सेंटर ऑफ अटेंशन बनूं। सोचते हुए राहत अजीबोगरीब चेहरे बनाने लगती है। वही उसके चेहरे की परेशानी साफ साफ वंश देख रहा था। वह उसके हाथों को ऊपर करके उसके ऊँटों को चूमते हुए बड़े प्यार से, कैंडी मुझे पता है तुम बहुत खुश हो रही हो। हम दोनों कल पक्का एक साथ चलेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है जो तुम्हें पसंद आने वाला है। यह सुनकर तो राहत के होश उड़ जाते हैं। सरप्राइज? और बॉबी वंश के मुंह से सुनकर तो राहत को ऐसा लगा था कि वह जाकर कहीं जान दे देते, क्योंकि वह अच्छे से जानती है कि सामने वाला बैठा हुआ शख्स उसे सरप्राइज की जगह एक बड़ा सा धमाका ही देगा जो उसे कहाँ से कहाँ उड़ा ले जाएगा। यह तो उसे खुद भी नहीं पता है। राहत को सोचते हुए चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर, एक मासूम सा चेहरा बनाकर वंश के हाथों पर अपने हाथ रखकर बड़े प्यार भरी आवाज़ में, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, पर उससे पहले मुझे पार्लर भी जाना है और यहाँ से मैं 4 बजे निकलूँगी, फिर 7 बजे कॉलेज चली जाऊँगी, वह भी अपने दोस्त के साथ। तो मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो ना कि तुम फेयरवेल पार्टी में आ जाओ, वहाँ हम दोनों मिल जाएंगे। वैसे भी फ्रेशर पार्टी बहुत बड़ी होती है, वहाँ पर अगर मैं ऐसे जाऊँगी तो कैसे दिखूँगी? कहते कहते राहत बड़ा मासूम सा चेहरा बनाने लगती है। वही वंश राहत की नीली आंखें गौर से देखने लगता है। वह कुछ सोचकर मुस्कुराते, ओके, मेरी एक शर्त है। शर्त? अब कौन सी शर्त है तुम्हारी? कहते हुए राहत रोने वाली शक्ल बनाने लगती है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी शर्त कोई सही तो होगी नहीं और फिर उसे फंस जाना पड़ेगा वंश के वेट गेम में। वंश राहत के रोने वाली शक्ल बनाकर उसके हाथों को कस के पकड़कर नीली आंखों में देखते हुए, अगर तुम कॉलेज अकेले जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, पर उससे पहले मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पेपर? वह क्यों और किस लिए? तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले होते कौन हो? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे लिए? देखो, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो, सच कह रही हूँ, मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। कहते हुए राहत रोने लगती है। वही राहत को कौन समझाए, उसके सामने बैठा हुआ शख्स भी बिलियन का बाप है, तो वह कहाँ उसकी प्रॉपर्टी लेगा, बल्कि वह उससे इतना पैसा दे सकता है कि राहत सोच भी नहीं सकती है। पर हमारी राहत तो सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है, उसे कहाँ उसके पैसों में इंटरेस्ट है। वंश राहत की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है, फिर कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसे जाते हुए देख रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खुद से ही बात करने लग जाते हैं तो भी उसके सामने वंश कुछ पेपर आगे कर देता है, जिसे वह देखकर राहत पहले तो एक कंफ्यूजिंग लुक वंश को देखती है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी जगह पर आकर बैठ चुका था और आराम के साथ अपना खाना कंप्लीट रात को देख रहा था। वही राहत उसके ऐसे देखने से गहरी सांस लेती है और वंश ने जो उसके सामने फाइल आगे की थी उसे खोलकर बोर्ड पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ती है वैसे वैसे उसके चेहरे के हाव भाव अलग हो जाते हैं।
कभी रोनी सी शक्ल बनाती है तो कभी हैरान हो जाती है, कभी उसके मुंह खुल जाता है। वो ऐसे ही वो अजीब व गरीब चेहरे बनाने के बाद राहत अपनी जगह से पहले तो खड़ी हो जाती है। उस फाइल को बंद करके जोर से डाइनिंग टेबल पर मार देती है। सच में साइको, क्या दिमाग है कि तुम्हारे, क्या दिमाग है तुम्हें? तुम कैसे इस पेपर्स को मेरे सामने कर सकते हो? तुम, मैं कि एक एंगल से यह सब करते हुए नजर आ रही हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 18 की है और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? 22 किस बेस पर? तुम्हें अच्छे से जानते हो ना, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। वैसे भी हमें मिले हुए कुछ ही दिन नहीं हुए हैं और तुम तो शादी पर आ गए। ऐसी यूजलेस एंड थर्ड क्लास कॉन्टैक्ट को मानती भी नहीं हूँ और बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर हो जाओ। मैं कोई भी अरेंज मैरिज पर साइन नहीं करूँगी। कहते हुए राहत गुस्से से वंश को देखने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन कभी भी नजर नहीं आ रहा है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वही वंश एक नज़र सामने पड़ी हुई फाइल को देखता है, फिर वैसे ही अपने दोनों हाथ फोल्ड किए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, कैंडी, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे रिश्ते को कोई नाम दे रहा हूँ, पब्लिकली तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो तुम्हें ऐसे ही अपने साथ रखता, पर नहीं चाहता कि तुम कोई गंदी नज़र से तुमको देखे। मैं हमारे बीच एक रिश्ता शुरू करना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा और मेरे लिए भी। वंश की ऐसी बेहुदा बातें सुनकर राहत को पहले तो बहुत कुछ समझ नहीं आता है। जैसे ही उसकी बातों का मतलब समझ आता है तो वह गुस्से से चिल्लाने लगती, मिस्टर वंश, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे दूसरी लड़कियों से कंपेयर करने की? तुम जानते हो क्या मेरे बारे में, जो तुम्हें ऐसे सोच रहे हो? मुझे ना ही तुम्हारे लिए इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे पैसे में, ना ही किसी में। मैं अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जी सकती हूँ, तो बेहतर यही होगा कि मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो और मेरी नज़रों के सामने मत आओ। कहते हुए राहत जाने ही वाली थी, उससे पहले कि वंश उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राहत उसकी गोद में बैठ जाती है। राहत पहले तो गुस्सा से वंश को घूरने लगती है, पर जैसे ही वंश उसे अजीब तरह से देखने लगता है तो उसकी नज़र खुद ब खुद नीचे हो जाती है, जिसे देखकर वंश के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। वह गर्दन पर अपना चेहरा डाले हुए कमर को कसने से पहले हाथों से पकड़े उसकी पीठ को सहलाने लगता है। तभी राहत के कानों में बस गहरी ठंडी आवाज़ सुनाई देती है, तुम चाहो कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम रहोगी तो मेरे पास कैंडी। आई एडिक्टेड टू यू। तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिमाग में कभी मत लाना, नहीं तो तुम्हें कभी तकलीफ़ होने वाली है, जो मैं तुम्हें तकलीफ़ भी देना नहीं चाहता। यह सुनकर राहत उसके कंधे को पकड़कर कुछ से अलग करते हुए चिल्लाकर, यू आर सिक। राहत की बात टेढ़ी थी, मुस्कुराहट लिए, टेल मी अबाउट इट। यह सुनकर राहत उसके कंधे को पकड़कर अपनी आंखों को, यस यू आर साइको, यू आर क्रेजी। राहत की इस बात पर वंश उसकी नीली आंखों में देखकर उसके बालों को उसके कान के पीछे कर, नो कैंडी, कहते हुए बिना देर किए उसके ओंठों पर अपने ओंठ रखकर किस करने लगता है, जिससे राहत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। इस समय उसके वंश के शर्ट को कस के पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि छूटने की कोशिश करना बेकार है। वंश उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है। वही वंश उसे अपनी गोद में वैसे ही उठा लेता है, जिससे राहत के दोनों पैर उसके कमर के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है, डर की वजह से कहीं वह गिर ना जाए। वही वंश उसे वैसे ही पकड़कर बेडरूम की तरफ ले जाता है। बेडरूम में आते ही राहत को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। इस समय वह सिर्फ उसके ओंठों पर स्ट्रगल कर रहा था, बस ने अजीब तरह से राहत के मुंह के अंदर टंग को डाला नहीं था, या राहत ने अपने मुंह कब का खोला नहीं था।
जो जैसे ही वंश उसे बेड पर लेटाता है वैसे ही राहत की चीख निकल जाती है, क्योंकि वंश ने उसके लोअर लिप को बिट किया था और जिससे हल्का हल्का ब्लड आ गया था, जिसकी वजह से राहत को अपना मुंह खोलना पड़ा। वैसे ही वंश राहत के मुंह के अंदर अपनी टंग को स्लोली स्लोली स्लाइड करने लगता है। इस तरह से मुंह को स्लुप्त करने के बाद वह उसकी गर्दन की तरफ झुक जाता है। इस समय राहत गहरी सांस ले रही है, क्योंकि वंश ने उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दिया था, और पूरे 15 मिनट तक जिससे राहत की सांस उखड़ने लगती है, वही वंश अपनी गर्दन पर आकर उसकी गर्दन पर आकर हिक्की लेता है, जिससे राहत को दर्द हो जाता है। जब वह राहत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो वंश अपना सर ऊपर करके देखता है, क्योंकि उसके हाथों पर राहत के गर्म आंसू आ चुके थे, जिसे महसूस कर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो राहत के सर से अपना सर जोड़कर हैवी ब्रेथ लेने लगता है। इस समय उन दोनों में हैवी ब्रेथ और साउंडिंग पूरे रूम में सुनाई देने लगती है। उन दोनों की फ्रेजिंग पूरे रूम में मेल्ट हो चुकी थी, जिससे रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। उन दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी। एसी का टेम्परेचर तो बढ़ चुका है, पर इन दोनों के अंदर की हीट पैदा हो चुकी। उन दोनों के ही चेहरे पर पसीना आ चुका था। वंश राहत के साथ कितना भी वाइल्ड हो, पर उसके वाइल्ड होने से राहत को बहुत इफ़ेक्ट होता है, जिसे खुद अपने अंदर की फीलिंग के बारे में समझ नहीं आ रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आता है वंश पर। अब कहीं ना कहीं उसके छूने पर उसे डर्टी फील नहीं हो रही थी, जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वक्त के साथ शायद राहत को भी अब वंश की आदत हो चुकी थी, पर उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि आदत है या क्या है। उसके लिए वह हमेशा आदत को इग्नोर करती थी, पर कहीं ना कहीं उसे वंश से किस और टच करने पर बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता था। वही वंश राहत के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए मैक्टिंग वॉइस में, यू आर लिप योर टंग ओनली यू नो मी कैंडी, नेक्स्ट टाइम अगर तुम मुझे किसी को भी किस करते हुए मिली तो उसे पनिशमेंट तुम्हें बिल्कुल नहीं सो कॉलिंग फ्रेंड को मिली, डू यू गेट इट, आई डोंट लाइक, टेल मी अगेन कैंडी। कहते हुए वंश राहत से दूर होकर अपनी टी शर्ट को निकाल देता है, जिससे जल्दी से अपनी आंखें बंद करके दूसरी साइड देखने लगती है, जिससे ऐसे रिएक्शन को देखकर वंश के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है। वो बिना किसी देर किए बेड पर लेट कर राहत के ऊपर आ जाता है और सर को अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है। पहले तो राहत को कुछ भी समझ नहीं आता है। वंश के हार्ट बीट की आवाज़ सुनते हैं तो उससे आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। वही वंश की हार्ट बीट सुनकर ना जाने क्यों उसकी भी हार्ट बीट बढ़ने लगती। वह अपनी गर्म सांसें वंश के शर्ट सीने पर छोड़ देती है। राहत को अच्छी तरह से पता था कि वो वंश कर शर्टलेस सीने पर सो रही है। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जब भी वह ऐसे उसके साथ सोती है, उसे पता नहीं क्यों एक अलग सी बेचैनी होने लगती थी। उसे खुद भी नहीं पता था। देखते देखते राहत तो सो चुकी थी, पर वंश उसकी तो आंखों में कोई भी नींद नहीं थी। वह राहत के बालों को उसके कानों के पीछे कर एक हाथ को उसके सिर के नीचे और दूसरे हाथ को राहत की पीठ को सहलाते हुए अपनी गहरी आंखों में राहत को देखने लगता है। आई नो कैंडी, तुम यही आंसर होगा, बट कल तुम खुद ही इस मैरिज अरेंजमेंट पर साइन करोगी, वह भी अपनी मर्जी से। कल का दिन गोइंग टू बी फुल सस्पेंसेस कैंडी, सो वी रेडी। कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बालों को चूमते हुए उसके सर को सहलाने लगता है। इस तरह से उसके चेहरे की मुस्कुराहट बेहद डरावनी हो जाती है, जिसका मतलब साफ था कि कल का दिन बहुत कुछ लाने वाला है। कुछ वक्त बाद उसे नींद आ जाती है। वह अपनी बाहों में कसकर राहत को पकड़ी नींद के आगोश में चला जाता है और सारी रात राहत इस बात से अनजान है कि कल का दिन उसके लिए क्या होने वाला है। वही वंश सो चुका है महेश्वरी विला के अंदर संयम के कमरे में। इस समय संयम सोफे पर बैठा हुआ था। उसने
ड्राइंग रूम ड्रिंक को ग्लासेस साथ में साथ बोतल फर्श पर फेंकी हुई थी। इस समय वह पूरी तरह से गुस्से से पागल हो चुका था। पहले न्यूज में उसका नाम बदनाम हो रहा था और सेकंड हैप्पी इस बात का ना मानकर किसी और के साथ चली गई। जब उसकी तस्वीर देखी जहाँ पर वो साफ साफ शिवांश हैप्पी के साथ खुशी खुशी बात कर रहा है और हैप्पी तो उसके साथ बहुत खुश लग रही है, जिससे वह और भी गुस्से में पागल हो चुका है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं। शराब का नशा उसके ऊपर हावी हो चुका है। तभी मानो संयम के कमरे में आता है। वह संयम को देखकर गहरी सांस लेता है, क्योंकि संयम ड्रिंक से बहुत दूर रहता है। पर जब भी वह गुस्से में अकेला हो या दर्द हो तो वह ड्रिंक करता है, मानो अच्छी तरह से जानता था कि संयम की हालत क्या है। संयम ने बचपन से ही अकेले था। जब उसकी माँ चल बसी थी तो तेजपाल ने उसे ऐसी जगह पर भेज दिया था जहाँ वह उसे खुद ही लड़ना पड़ता था। वो क्यों, यह आगे जानकर खुद आपको पता चल जाएगा। मानो संयम की हालत को समझकर एक गहरी सांस लेकर संयम के सामने खड़ा होकर, बॉस फिलहाल तो हमने सब कुछ ठीक कर लिया है, पर बड़े बॉस के कुछ कारनामों की वजह से हमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है और पॉलिटिक्स की आवाज़ भी उठने लगी है। हमें अपोजिट टीम इसका फ़ायदा उठा रही है। संयम एक गहरी सांस लेकर उसे लाल आंखों से मानो की तरफ देखकर, एक काम करो, जितने भी ये धंधे हैं उन्हें बंद कर दो। बहुत हो गया मेरे डैड का, मैंने इसके दखल नहीं दी तो उन्हें बहुत कुछ गलत कर लिया है। जब जो काली काम, उन्हें सबको बंद कर दो और याद रहे इसमें हमारा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर डैड अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी मेरा विला तैयार करो। मैं यहाँ पर और दिन तक रहना नहीं चाहता। कहते हुए संयम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम की ओर चला जाता है। वही मानो उसके रूम को देखकर अपना सिर हिला देता है और 2 मेल मैट को संयम के कमरे में अंदर भेज देता है और खुद बाहर जाकर किसी को कॉल कर देता है। कॉल करने के बाद वह वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। वही संयम जब अपने रूम में आता है तो उसे सिर्फ अपने कमरे पर सिर्फ टॉवल बंधा हुआ था। इस समय उसे 8 हैवी और वी शेप कमर कातिलाना लग रही थी। वह अपने रूम को देखता है जो पूरी तरह साफ हो चुका है। वह अपना सर हिलाकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपने मोबाइल को ऑन करके एक गहरी सांस लेता है। उसके मोबाइल पर और किसी का नहीं बल्कि हैप्पी की तस्वीर थी जो फोटोग्राफर ने ली थी। इस तस्वीर में हैप्पी बहुत ही खुश लग रही थी, जिसे देखकर उसे अच्छा तो लग रहा था पर गुस्सा भी आ रहा था कि हैप्पी उसके साथ ना खुश होकर किसी और के साथ खुश है। यह बात संयम को जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। संयम हैप्पी की तस्वीर को देखकर अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर पागलों की तरह अपने आंखों में हैप्पी के लिए जुनून ली। मुझे पता नहीं मेरा पागलपन मुझे किस हद तक ले जाएगा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा मुझे सुकून दे रहा है, ऐसा जिससे के लिए मैं बरसों से तरस रहा था। तुम्हारे एक मुसाफिर को उसका रास्ता दिखाया और यह रास्ता कभी भी भूल नहीं सकता। कहते हुए म्यूजिक प्ले की तरफ जाता है। वहाँ पर एक सीडी को निकाल कर प्ले कर देता है और सोफे पर आकर एक रिमोट को ऊपर कर देता है, जिससे बेड के सामने जो पर्दे आए थे वह खुद ही हटने लगते हैं और वहाँ पर हैप्पी सी एक बड़ी सी तस्वीर मिलती है, जिसकी आंखों में गहरी चमक, होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाई देती है। इसीलिए रेत को काटते हुए संयम हाथी की तस्वीर की तरह पढ़ने लगता है। उस तस्वीर पर अपना हाथ फेरते हुए अपनी आंखों में हैप्पी के लिए पागलपन साफ दिख रहा था। बहते हुए हैप्पी की तस्वीर को गौर से देखने लगता है, फिर अपना सर उस तस्वीर से लगाए अपनी आंखें बंद करके हैप्पी को याद करते हुए गाना गाने लगता है। गाते गाते वह अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने लगता है। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसमें हैप्पी को पाने का जुनून साफ साफ दिख रहा था। साथ ही साथ एक पागल जो किसी को भी दबा कर दे, पर अब वह पागल हैप्पी को कहाँ ले जाने वाला, वह तो वक्त ही जाने। संयम को सोचकर
मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वह मोबाइल को ऑन करके कुछ टाइम टाइप कर देता है, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जब वहाँ से कुछ रिप्लाई आता है, उस रिप्लाई को पढ़कर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वह पूरी ड्रिंक की बोतल को ख़त्म करे कि वैसे ही बेड पर चला जाता है और अपनी आँखें बंद करके गहरी नींद में चला जाता है। यहाँ पर तो सहीम का पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ वह हमारी हैप्पी इस बात से अनजान अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े से जी रही है। बिला हैप्पी समय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए और वहीं ताई दी हैप्पी के साइड में है और वहीं शिवांश उन दोनों के सामने बैठा हुआ था। तीनों की ब्रीफिंग में खाना खा रहे थे। शिवांश की भी आंखें बार बार हैप्पी की तरफ जा रही थी, पर हैप्पी है जो ताई से बात करने में पूरी तरह से बिजी हो चुकी थी। तभी ताई जी को कुछ याद आ जाता है। वह हैप्पी की तरफ देखकर, हैप्पी वैसे तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? हैप्पी रोटियों का कौर तोड़कर पनीर की सब्जी उसमें डालकर अपने मुंह में ठूसते हुए, ताई जी कल कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है और मैंने कल कॉलेज जाना है और मेरे पास कोई गाउन नहीं है, तो सोच रही हूँ कि कल तो ही शॉपिंग के लिए चली जाऊँ। ताई जी हैप्पी की बात सुनकर कुछ सोचते हुए उदासी भरी आवाज़ में, कल कल तो पर मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि कल तो मुझे एक एनजीओ में जाना है। तो एक काम कर, शिवांश को अपने साथ सुबह ले जा और उसके साथ शॉपिंग करके शाम को वापस आ, पर तुझे छोड़ देगा कॉलेज, रात को पिकअप कर लेगा वहीं से। वैसे भी कल वह घर पर ही है। यह सुनकर हैप्पी पहले शिवांश को देखती है, जो अपनी प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था। फिर जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए, कोई ना, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी यहाँ से तो मॉल नज़दीक है, कुछ अच्छे से गाउन खरीद कर चली जाऊंगी, फिर शाम को अपने दोस्तों के साथ चली जाऊंगी। यह सुनकर ताई भी हैप्पी को समझाते, नहीं हैप्पी, यह जगह बहुत दूर है कॉलेज से, तुम एक काम कर लो, शिवांश को अपने साथ ले जाओ, वह तुम्हारे अच्छे से शॉपिंग करवा देगा और बाकी कॉलेज के सामने आने जाने का तो मैं देख लूँगी। वैसे भी शिवांश का ऑफिस उस तरफ पड़ता है, वह रोज़ तुम्हें छोड़ देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है न। शिवांश कहते हुए ताई जी बड़ी शरारती नज़रों से उसे देखते हुए, शिवांश तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम हैप्पी को नहीं छोड़ना चाहते? यह सुनकर शिवांश बिना एक पल गवाए बड़ी जल्दी से, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हैप्पी को आराम से के साथ छोड़ दूंगा। शिवांश को इतना हड़बड़ाते हुए देखकर ताई जी हंस कंट्रोल नहीं कर पाई और मुस्कुरा कर, देखो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? वैसे भी तो ताई जी का घर आई हो, इतनी तो खातिरदारी तुम्हारी कर ही सकती हूँ। फिर अपने मन में, क्या पता मेरी देवरानी बन जाओ और पूरी ज़िंदगी यहीं पर रह जाओ, कहते हुए ताई जी के मन में कहते कहते मुस्कुराने लगती है। वैसे हैप्पी अपना पूरा खाना कंप्लीट करके वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद शिवांश भी चला जाता है। उन दोनों की नज़र उतारते हुए मन ही मन मुस्कुराती हुई ताई कितने प्यारे लगते हैं, भगवान करे जल्द शादी हो जाए और मुझे शिवानी से दूसरी ढूंढने की ज़रूरत न पड़े, अब इसके आते ही मैं बात कर सकती हूँ, कहते हुए ताई मुस्करा देती है। इस बात पर अनजान, क्या आपके सामने क्या सजा है? क्या सच में पूरे होंगे इनके सपने? आगे ही पता चलेगा। वही हैप्पी जब अपने कमरे में जाती है तब कुछ सोच कर बैठ जाती है और अपना मोबाइल चलाने लगती है। तभी उसे कुछ मैसेज आने लगते हैं, जिसे देखकर हैप्पी पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि उस मैसेज में हैप्पी की हर एक तस्वीर थी और एक अननोन नंबर से पड़ोसी के साथ एक मैसेज भी लिखा हुआ था, ऐसे में तुझ सांसों में बसा लूं, पर जुनून ऐसा कि तुझे अपनी कैद में रख लूं, तुझे ना कोई मिले सुकून, ऐसे मेरे सिवा ऐसा तेरा सुकून बनूं, तेरी हर राह सिर्फ मेरे से ही शुरू हो और मेरे पे ही ख़त्म, ना तुझे दुआ मिले ना तुझे कोई खुदा मिले, तू रहे मेरी कैद में बस एक परिंदा बनके,
मुझे ऐसी लत लगाओ मुझसे ज़्यादा तो मुझसे पास रहने के लिए तड़पने लगे। तेरी धुन में मैं आँखों में अनजान बनूँ, मेरी ऐसी लत लगाओ। जिसे पढ़कर हैप्पी के हाथ से उसका मोबाइल फिसल कर नीचे गिर जाता है और डर से वह खुद को समेट लेती है। इसके आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।